सुनो मेरी बात ध्यान से। ETS है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुई थी, यानी जो हमारे NADH2 एंड FADH2 बने थे, क्या क्या बने थे? NADH2 और FADH2। अब इनके ऑक्सीडेशन का टाइम आ गया है, अब इनके ऑक्सीडेशन का टाइम आ गया है, यानी अब फाइनल वो टाइम आ गया है जब इनमें से ATP निकलेंगे। इनमें से क्या निकलेंगे? ATP निकलेंगे। तो बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद है सबको? पक्का याद है? तो देखो यार, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो ETS होती है, ETS वो कहाँ पर होती है? टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर होती है? टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हम फोकस जिस पे करेंगे, वो तीन चीज़ पे करेंगे। किस किस पे? एक तो हम करेंगे मैट्रिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरा फोकस होगा हमारा इनर मेम्ब्रेन पे, और तीसरा फोकस होगा हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। कहाँ पर होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, ठीक है। तो कितने फोकस होंगे हमारे? टोटल 3 फोकस होंगे। सबसे पहला फोकस मैट्रिक्स, दूसरा इनर मेम्ब्रेन, और चौथा आउटर मतलब वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अब इसे मुझे थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है, इसलिए ये वाला डायग्राम मिटा रहा हूँ मैं, इसकी जगह पर ये तीन चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो समझ में आ गया ना? अब इन्हीं चीज़ों को समझ लो, एनलार्ज व्यू दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या है हमारा? मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद क्या है हमारा? यानी ये जो नीचे वाला ये सारा क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़, ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये क्या? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है तुम्हारा? मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है जी। पक्का समझ में आ गया? अब बेटा क्या होता है इसमें ना, ETS में बेसिकली 4 काउंटर होते हैं। क्या होते हैं? 4 काउंटर होते हैं। 4 काउंटर यानी 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे बैंक गए हो कभी, बैंक में तुमने देखा होगा काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 4। तो ETS भी मैंने तुम्हें बताया क्या है, एक बैंक की तरीके से है, जहाँ पर क्या होगा, हमें अपना चेक डालना है और वहाँ से पैसा कलेक्ट करना है। तो ETS में क्या होगा, हम NADH2 डालेंगे और वहाँ से 3 ATP को क्या कर लेंगे, एट दी एंड कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बट इसके लिए हमें सीक्वेंस से गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा? सीक्वेंस से गुजरना पड़ेगा। तो बेटा इसके अंदर 4 काउंटर आते हैं। क्या आते हैं? 4 काउंटर आते हैं। जो सबसे पहला काउंटर है उसका नाम है NAD रिडक्टेज, NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। तो पहले काउंटर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1। ये क्या है? NAD रिडक्टेज, ठीक है। रिडक्टेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, तुम्हारी NCERT में डिहाइड्रोजिनेज दिया है, डिहाइड्रोजिनेज दिया है ना, हाँ। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? NAD डिहाइड्रो, हाँ, डिहाइड्रोजिनेज। बेटा डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? डिहाइड्रोजिनेज यानी ये हाइड्रोजन को निकलवा देगा, हाइड्रोजन को निकलवा देगा। तो बेटा होगा क्या, जो NADH2 तुम्हारा बना था, NADH2, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD+ में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD+ में। और इसके जो प्रोटॉन होंगे, इसके जो प्रोटॉन होंगे वो मैट्रिक्स से कहाँ पर चले जाएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। मैट्रिक्स से कहाँ पर चले जाएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तुम ये सोच रहोगे कि भैया ने बनाया यहाँ पर और बोल रहे हैं इसके प्रोटॉन यहाँ से। बेटा ये ना जस्ट रिएक्शन को दिखा रहा हूँ मैं, समझो मेरी बात को। मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप साइकिल हुई है, तो NADH2 कहाँ पर पड़ा होगा इस वक्त? मैट्रिक्स। कहाँ पर पड़ा होगा? मैट्रिक्स में। चलो तुम इसी तरीके से देखो, मैं यहाँ पर FADH2 बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से, कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। 4 काउंटर है, पहले 4 काउंटर बना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ।
पहला काउंटर जो है वो क्या है, NAD डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। जो दूसरा चैनल है, दूसरा वाला, दूसरा काउंटर, उसका नाम है FAD डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स 2। क्या है, कॉम्प्लेक्स 2। फिर उसके बाद है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3। क्या है, कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम BC1। क्या नाम है, साइटोक्रोम BC1। अब उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम AA3। क्या है, साइटोक्रोम AA3। ये 4 काउंटर है बेटा। क्या है, ये 4 काउंटर है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 के पास क्या आएगा, जो मैट्रिक्स में क्रैब्स साइकिल कहाँ पर चली, मैट्रिक्स में। गेटवे रिएक्शन कहाँ पर हुआ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर, टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन नहीं होगा। किसको बोल रहा है, The first process take place in the matrix of the mitochondria while the second process located towards the, अरे यार बोल तो रहा है वो, जो फर्स्ट प्रोसेस यानी क्रैब साइकिल वगैरह जो हुई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होंगी वो किधर होंगी, मैट्रिक्स में होंगी। और जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस क्या है तुम्हारा, ETS, वो कहाँ पर होगा, टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ें तो मैट्रिक्स में ही होंगी तुम्हारी, ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें मैट्रिक्स में होंगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन जो ETS होगी वो कहाँ पर होगी तुम्हारी, इंटर टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए सिंपली जो तुम्हारी क्रैब साइकिल होती है उसके के सारे एंजाइम कहाँ पर डिसॉल्व होते हैं, मैट्रिक्स में डिसॉल्व होते हैं, सारे के सारे मैट्रिक्स में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि वो होती मैट्रिक्स में। लेकिन सिर्फ एक एंजाइम है उसका जो कहाँ पर मिलता है, टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर मेंशन भी करता है, जो नई वाली NCERT है ना, जब तुम उसे देखोगे उसमें क्रैब साइकिल में इनर मेम्ब्रेन के पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बना होगा। दुनिया का कोई भी एंजाइम यहाँ पर नहीं बना होगा, लेकिन कौन सा बना होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये अकेला एंजाइम होता है क्रैब साइकिल का जो इनर मेम्ब्रेन के पास मिलता है, बाकी सब कहाँ पे तैर रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर। देखो इतना कंफ्यूज मत करो, सिंपली बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ एज इट इज याद कर लो। सिट्रिक एसिड साइकिल, गेटवे रिएक्शन, मैट्रिक्स, ETS टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, खत्म बात, इससे ज़्यादा जानना ही नहीं है, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ वो भी बहुत सिंपल तरीके से समझना, इसका मत समझना कुछ भी, जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ जाना, एंट्रेंस से लेकर बोर्ड तक सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें फंसे रहोगे तो ना FMN पता लग पाएगा, ना कॉम्प्लेक्स पता लग पाएंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल, वेरी सिंपल प्रोसेस, इट्स लाइक अ बैंक। 4 काउंटर है यहाँ पर, ठीक है, देयर आर 4 काउंटर, है ना। यू हैव टू ट्रांसफर दी चेक फ्रॉम वन काउंटर टू अनदर काउंटर एंड फाइनली सबमिट इट टू दी फाइनल काउंटर, है ना। वहाँ पर सबमिट करोगे, वहाँ पर चेक कैश में कन्वर्ट होगा और ATP मिल जाएंगे, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो NAD यानी जो NADH2 मैट्रिक्स में पड़े हुए थे, अब वो एक एक कर कर अपनी बारी में आएंगे और कहाँ पर आएंगे, बैंक में कैश होने के लिए आएंगे। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है NAD डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, NAD डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होगा, ये NADH2 के हाइड्रोजन को निकाल कर रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, बेसिकली जो NADH2 होगा ये क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, NAD+। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का नाम ही क्या था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी इसमें बेसिकली हमें क्या करना था, ऑक्सीडेशन करना था। क्या करना था, ऑक्सीडेशन करना था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया, NAD का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन निकले,
वो हाइड्रोजन कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। तो 2H+ यहाँ पर आकर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। 2H+ यहाँ पर आकर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। तुम्हें हाइड्रोजन का ना बेसिकली ये जो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन है तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी है। हाइड्रोजन की कैलकुलेशन तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ पढ़ाने के लिए। तुम्हें बस इतना जानना है कि जब NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा तो हाइड्रोजन ऊपर जाएगा और कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना सारा का सारा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, NAD+ बन गया, NAD+ बन गया, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पर मतलब इधर सारा इकट्ठा हो गया। ये जो मेम्ब्रेन का स्पेस है यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया, बोलो, हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, NADH2 जब NAD+ में कन्वर्ट हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन भी तो निकले होंगे। अरे H+ बना है, H+ बना है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी तो निकला होगा। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 से किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स भूल जाओ, ये कॉम्प्लेक्स भूल जाओ, क्योंकि ये काउंटर यूज में ही नहीं है। बैंक में देखा होगा, इतने से इतने का चेक यहाँ पे जमा करवाएं, इतने से इतने का चेक यहाँ पर जमा करवाएं। अगर चेक 3 लाख से ऊपर का है तो उसे डायरेक्टली मैनेजर के पास लेके जाओ, ऐसे ही होता है, ठीक है। कभी जाना बैंक, तो वैसे ही ये ज़्यादा पैसों का चेक था, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 यानी काउंटर नंबर 1 पे सबमिट करवाया, ठीक है। जो FAD वाला चेक होगा यानी जो कम पैसों का चेक होगा वो काउंटर नंबर 2 पे सबमिट होगा। और फिर चाहे ये वाला चेक हो चाहे ये वाला चेक हो, दोनों को भेजना कहाँ पर है, काउंटर नंबर 3 के पास। और काउंटर नंबर 3 से किसके पास चला जाएगा, काउंटर नंबर 4 के पास। समझ में आ गया। तो जब भी तुम NAD की ऑक्सीडेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट आएगा तो तुम लिखोगे कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 देन कॉम्प्लेक्स 4। नहीं है समझ में, आ गया। तो अब किसके पास आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्या है, साइटोक्रोम BC1। तुम्हें हर कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1। अब देखो क्या है, इस काउंटर और इस काउंटर में थोड़ा सा क्या है, गैप है। क्या है, गैप है। तो यहाँ पर एक प्यून लगा होगा, क्या लगा होगा, प्यून लगा होगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी चेक इकट्ठा हो गए उन्हें उठाएगा और किस पे देके आएगा, फाइनली काउंटर नंबर 4 पे देके आएगा। तो यहाँ पर बेटा एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम C। एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम C, ठीक है। यहाँ पर जो काउंटर पे बुड्ढा बैठा हुआ है वो कह रहा है भैया मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उठने की, किसी को भेजो, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मतलब चेक दे दूंगा, वो दूसरे काउंटर पे पास कर देगा। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका कोई नाम नहीं है कि कॉम्प्लेक्स 1 2 3, इट इज़ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठाकर किसके पास ले जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास यानी साइटोक्रोम AA3 के पास। तो सिंपल सी बात क्या रखनी है याद, जब NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो? अरे बोलो यार, पक्का ऐसे ही होगा। अब इसका नाम क्या है, NAD डिहाइड्रोजिनेज साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम AA3, लेकिन इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एनर्जी नहीं, जब भी ये जाएगा, जब भी एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन जाएगा और जब वो नेक्स्ट ऑन पे पास होने वाला होगा तो हर बार क्या होगा, प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और कहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, मैट्रिक्स में। हर बार जब भी इलेक्ट्रॉन हम भेजेंगे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, दो प्रोटॉन मैट्रिक्स से उठकर कहाँ पर पहुँच जाएंगे, बोलो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यानी जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ के जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो उस वक्त क्या हुआ, इसने यहाँ से क्या ले लिए, प्रोटॉन ले लिए। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए, 2 प्रोटॉन यहाँ से उठा लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देगा तो इसके प्रोटॉन किसी काम के नहीं रहेंगे, प्रोटॉन को कहाँ पे भेज देगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में।
ऊपर तो आउट। अरे मतलब एरो में लंबा बना रहा हूँ यार, ये ले, ये सारा का सारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये जो ये वाली बाउंड्री है आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? तो हर बार जब भी इलेक्ट्रॉन पास होगा, देखो क्या होता है, तुम बेसिकली तुम्हें कोई बहुत सारी चीज़ दे रहा है, बहुत सारा मतलब इकट्ठा तुम्हें 5-6 किलो सामान दे रहा है, तो उसके लिए थैला चाहिए होगा ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन एकदम से किसी भी कंपाउंड, अब थोड़ी सी केमिस्ट्री समझो, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज यानी जिसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन हैं, वो कभी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल है कंपाउंड। बट स्टिल ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इन्हें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन थोपे जाते हैं कि भैया ले लो, तो कहते हैं ठीक है हम ले लेंगे, लेकिन हमें पहले अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। वो पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं अपने ऊपर? H+ उठा के। जैसे ही मान लो मैं हूँ, मैंने 2 H+ पकड़ लिए तो मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हूँ? कैच कर सकता हूँ। तो इसीलिए जब भी तुम कहीं का भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे, वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, दे आर नॉट अ बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर, दे आर प्रोटोन कैरियर। पहले ये प्रोटोन पकड़ते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं, यानी पहले ये स्पेस क्रिएट करते हैं। अगर कोई तुम्हें अभी 5-6 किलो सामान दे रहा है तो तुम पहले ये कहोगे ना कि भैया रुक जाओ, पहले मुझे एक थैली का इंतजाम करने दो, यही कहोगे ना। तुम्हें कोई कह रहा है ले भाई 6 किलो आटा ले ले, हाथ में लाओगे 6 किलो आटा, स्पेस ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें एक थैला चाहिए होगा, तो तुम थैले में पहले थैला लेके आओगे, फिर उससे आटा लोगे, ऐसे ही करोगे ना। तो वैसे ही एकदम से इसको क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास स्पेस ही नहीं इलेक्ट्रॉन रखने का, तो ये क्या करेगा? H+ उठाएगा, कहाँ से? मैट्रिक्स से, ठीक है। और जैसे ही इसका काम पूरा हो जाएगा, ये उस थैले को फेंक देगा, यानी उस प्रोटोन को उठा के बाहर फेंक देगा। अब इससे होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन हर बार पास हो रहा है तो प्रोटोन यहाँ से उठ के यहाँ आ जा रहा है, तो प्रोटोन की कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कंटिन्यूसली क्या होती चली जा रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है। और जो ये वाला एरिया है यानी मैट्रिक्स वाला एरिया, यहाँ पे प्रोटोन की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रोटोन क्या बन जाता है? ग्रेडियंट। क्या बन जाता है? प्रोटोन ग्रेडियंट। क्या बन जाता है? प्रोटोन ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट होता है, इसके टूटने से सैलाब आता है, यानी एनर्जी निकलती है। ये ग्रेडियंट इतना खतरनाक बन जाता है कि जब हम इस ग्रेडियंट को तोड़ते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। फॉर एग्जांपल एक बांध है, उस बांध को तुमने ईंट से रोक रखा है, ईंटों की दीवार से रोक रखा है। अगर तुम वो ईंटों की दीवार टूट जाती है तो हाई अमाउंट से पानी नीचे आता है, बहुत तेज़ एनर्जी से आता है ना, तेज़ एनर्जी से। अभी कहाँ पर? चंबल में, उत्तराखंड के चंबल एरिया में पड़ी थी ना बाढ़, चंबोला एरिया करके कुछ था, वहाँ पर बाढ़, चमोली जो भी है, वहाँ पर बाढ़ आई थी, ठीक है। तो वो बाढ़ क्यों, बाढ़ इतनी खतरनाक क्यों होती है? वो अपने साथ सबको भाग के क्यों ले जाती है? वो हाई एनर्जी से आती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। चलते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी होती है, रुके हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। इस वजह से बाढ़ खतरनाक होती है। तो उसका बांध टूटेगा तो पानी के प्रेशर से जो भी उसके जग में आएगा वो टूटता चला जाएगा, यानी एनर्जी है उसके पास। तो ऐसे ही जब ये प्रोटोन पंप टूटेगा तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी का फायदा कौन उठाएगा? ATP। कौन उठाएगा? ATP, ठीक है। जब जब प्रोटोन ग्रेडियंट टूटेगा तब तब ATP उसकी एनर्जी क्या कर लेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है, एक NADH2 के इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी निकल जाती है कि 3 ATP बन जाए। नहीं है समझ में? यानी एक NADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो इतनी एनर्जी छोड़ देता है कि 3 ATP आराम से बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता किसके पास है? इलेक्ट्रॉन कैरी हुआ फाइनली किसके पास गया? वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन क्या करता है? 2 H+ के साथ जुड़कर इसके इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है और क्या बना लेता है? वाटर। तो व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? O2 बेसिकली। O2 क्या करता है? आखिरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब जिन्हें ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई उन्हें क्या करना है? जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ किसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 3 to 4,
ठीक है, नाम याद कर लेना। कॉम्प्लेक्स 1 इज NAD डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 इज साइटोक्रोम BC1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम AA3। बेटा इस बार का AIPMT का क्वेश्चन था पिछली बार का कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम AA3। AIPMT 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम C। AIPMT 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स 2 FAD डिहाइड्रोजिनेज। अब बेटा देखो FAD को ऑक्सीडाइज होना है तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर FADH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, FAD प्लस में। समझ में आ गया, हो गया ऑक्सीडेशन, खत्म बात। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ जाएगा, 2 to 3, 3 to 4। इसमें तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। 2 से डायरेक्ट किस पे गया, 3 पे, और 3 से डायरेक्ट किस पे गया, 4 पे। समझ में आ गया, बोलो। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आते हैं तो तुम क्या लिखोगे। देखो मैं तुम्हें टिपिकली कैसे पढ़ाता हूँ, जब मैं मतलब पहले कैसे पढ़ाता, ठीक है, तुम्हें कंफ्यूजन हो रही थी, छोटे बच्चे थे इस वजह से ऐसे पढ़ाया। मैं तुम्हें कैसे पढ़ाता, बेसिकली इस तरीके से कि ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 2, और बीच में लगा देता और। ठीक है, कि दोनों में से एक बार में कोई एक ही चलेगा। ठीक है, या तो कॉम्प्लेक्स 1 या फिर कॉम्प्लेक्स 2। अगर NAD को ऑक्सीडाइज करना है तो NAD प्लस डिहाइड्रोजिनेज, NAD डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर क्या आ जाता, FAD डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है तुम्हारा, साइटोक्रोम BC1। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है हमारा, साइटोक्रोम AA3। कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा बेटा, पहले वाले में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 to 3, 3 to 4, और फाइनल किसने एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन, वाटर ने एक्सेप्ट करा। ठीक है, इसमें क्या होगा, FAD डिहाइड्रोजिनेज अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, साइटोक्रोम BC1 को। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 to कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन कॉम्प्लेक्स 3 to कॉम्प्लेक्स 4। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, 3 to 4 मतलब 2 3 4 है, और इसमें क्या है 1 3 4।